नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं चित्रा नक्षत्र की। ये राशि मंडल का 14वां नक्षत्र है जो 23 डिग्री 20 मिनट कन्या से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तुला तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं इस नक्षत्र के घटक की। चित्रा राशि चक्र का 14वां नक्षत्र है और ये नक्षत्र समूह जैसा हमने बोला कन्या और तुला राशि में बराबर बटा हुआ है। कन्या राशि में ये 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक है और तुला राशि में 0 डिग्री से लेकर 6.40 डिग्री तक है। और ये पूरे राशि चक्र में 173.20 मिनट से लेकर 186 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ है। कन्या राशि का स्वामी बुध है और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। चित्रा नक्षत्र की खास बात यह है कि इसे अवसरों का या अपॉर्चुनिटीज़ का सितारा माना जाता है और इसका प्रतिनिधित्व एक अकेला तारा करता है जिसका नाम है स्पिका। अगर हम बात करें इसके प्रतीक की तो इसका प्रतीक है मोती और चित्रा का अर्थ होता है तस्वीर, पिक्चर आदि। और इस नक्षत्र का स्वामी है मंगल ग्रह। इस नक्षत्र की जो मूलभूत प्रेरणा या मोटिवेशनल फोर्स है वो है काम या पैशन। सभी स्तरों पर यहाँ पर तमस गुण हमको देखने को मिलता है। इस नक्षत्र का जो देवता है वो है त्वस्त्र, जिसे विश्वकर्मा के नाम से भी जानते हैं और उसे पूरे ब्रह्मांड का खगोलविद भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र की पौराणिक कथा और उसका आकार। चित्रा सबसे अधिक रहस्यमय नक्षत्र है और चित्रा के एक अर्थ ये भी होता है दीप्तिमान, पारदर्शी और इसे सर्प के रूप में भी निर्देशित किया गया है। मोती इस नक्षत्र समूह का प्रतीक है और प्रथम दृष्टया जब हम प्राइम फेसाई देखते हैं तो मोती बहुत आकर्षक लगता है, लुभावना होता है, लेकिन इसमें सर्प या सांप की क्षमता भी होती है। ये खास बात है इसमें, जिससे खतरा और विवेक दोनों ही एक ही स्तर पर सक्रिय रहते हैं। खतरा इसलिए कि जब सांप की हम बात करेंगे तो वहाँ खतरा है, मोती की हम बात करेंगे तो वहाँ पर एक लालच है। इसलिए इस नक्षत्र को समझना बड़ा कठिन हो जाता है। संस्कृत में मोती का मतलब मुक्ता है। मुक्ता का अर्थ होता है मुक्ति या मोक्ष। सतही स्तर पर मोक्ष या मुक्ति बहुत आसान लगती है और प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ और एक दिन मैं स्वयं मुक्त हो जाऊँगा। लेकिन वास्तव में क्या ये इतना आसान है? इसे तो बड़ी मुश्किल से योगी ही समझ पाते हैं। वे भी ऐसे नहीं समझ पाते हैं, उन्हें बहुत कठिन तपश्चर्या करनी पड़ती है, पूरा जीवन दांव पे लगाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे जो संस्कार हैं सदियों के, उन संस्कार को अपने से जुदा करना, निकालना, फिर परमात्मा से एकाकार करना, यह बहुत एक परीक्षा है। इसमें बड़े तूफान आते हैं, ये तूफानों से गुजरना पड़ता है। आसान नहीं है, कहना आसान है लेकिन यह आसान नहीं है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र समूह जो है ये कन्या में भी मिलता है हमको, तुला में बराबर बराबर मिलता है। अगर हम कालपुरुष से कन्या राशि की बात करें तो ये छठी राशि है और छठी राशि जो होती है उसका तात्पर्य होता है रोग से, विरोध से और दिक्कतों से। तो कन्या राशि का स्वामी जो है वो है मानसिक, जो पूरे हमारा मस्तिष्क है उसको हिलाने वाला है, सक्रिय करने वाला वो बुध है। और पहले हमको मानसिक स्तर से गुजरना पड़ता है। जब तक हम मानसिक स्तर पर अपनी बाधाओं से निवृत्त नहीं होते तब तक हम आगे नहीं जा पाते। तो पहला ये है, आधा नक्षत्र जो कन्या में है और दूसरा जो है उसका 7वीं राशि में है, शुक्र में है। और शुक्र और जब मंगल का समन्वय होगा, कि मंगल इसलिए कि इस नक्षत्र का स्वामी मंगल है और शुक्र तुला का स्वामी है। तो यहाँ पर व्यक्ति पहले रोग से जूझा, मुश्किल जूझा, यहाँ वो पैशन में चला गया, दुनियावी सुखों में चला गया और ऐसी अवस्था में अज्ञान पूरी तरह से हावी हो जाता है। अब जब यहाँ पर ये मामला इतना गंभीर हो जाए तो वो जो त्वस्त्र है या विश्वकर्मा है, ब्रह्मांड का जो स्वामी देवता है, फिर उसका काम है कि इस अनगढ़ पत्थर को, जो हर तरह से कठोर है लेकिन इसको तराशा जाए तो इसमें से कोई आकृति बन सकती है, तो उसको फिर असली रूप में लाना। तो ये जो जितने ये प्रतीक हैं
पत्थर को काट कर तराश कर उसको एक दिशा देना। हम पत्थर की तो पूजा करते हैं, पत्थर होता है, कल शिव की मूर्ति बनाई तो पूजा के योग्य हो गया। तो ये जो काम है आसान नहीं है, लगता आसान है, ऐसे ही अपने को करना पड़ता है। जिनका ये नक्षत्र है वो शायद मेरी बात से बहुत अच्छी तरह से सहमत हो। तो इस त्वस्त्र से या विश्वकर्मा से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा मेरे को याद आ रही है। त्वस्त्र की जो बेटी थी उसका नाम था संज्ञा, और उसका विवाह हुआ था दैदीप्यमान और बिल्कुल तेज से भरा हुआ सूर्य से। और उसकी गर्मी इतनी तेज़ थी, इतना गर्मी में ताप था कि उसके साथ रहना और पत्नी के धर्म पूर्ण करना बड़ा मुश्किल था। और उसके साथ संज्ञा संभोग भी तरीके से नहीं कर पा रही थी, वहाँ उसको बड़ी दिक्कत थी। सूर्य भी परेशान थे, ये भी परेशान थी। तो वहाँ पर संज्ञा को एक विधि सूझती है। वो त्वस्त्र के पास, अपने पिता के पास आती है। वो बोलती है, देखिए साहब, विवाह तो हो गया इनसे, लेकिन बड़ी मुश्किल है मेरे को, मैं इनको झेल नहीं पाती, इनको भी मुझसे बड़ी असंतुष्टि है, तो इस अवस्था में कुछ कीजिएगा। तो कथा आगे बोलती है कि फिर त्वस्त्र सूर्य का जो ताप है उसको कम करते हैं और उसमें से इस लायक कर देते हैं कि वो दोनों एक आसानी से जीवन व्यतीत कर सकें। उसके बाद में उन दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। और ये जो कहानी हमको ये बताती है कि जब तक आपका जो भीतरी जो आपकी मूर्ति है या आपका चित्र है, अगर उसको गढ़ना हो तो आपको बहुत तराशना पड़ेगा। और तराशना पड़ेगा तो फिर जाहिर है कि आपके पंख कतरे जाएंगे, आपको छाँटबीन होगी। तो यह छाँटबीन सूर्य की होती है, तो सूर्य की होगी। आदमी सूर्य तो होता नहीं, तो उसको हर तरीके से अपना एक नया चोला बदलना पड़ता है। और जो उसका दर्पण में चित्र है वास्तविक जो दिख रहा है वो तो वास्तविक नहीं है, वो तो सब तरह से घिरा हुआ है, अधिक बौद्धिकता से फंसा हुआ है और उधर सुख से फंसा हुआ है। तो दोनों के बीच में उसकी सही तस्वीर दिखती नहीं। उस तस्वीर को समझने के लिए मानसिक और भौतिक दोनों स्तरों पर जब तक चर्निंग ना हो, समुद्र मंथन ना हो, तब तक पूरा व्यक्तित्व नहीं आ पाता। वो जो चित्र है वो दिखता नहीं। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र की गुण और उसकी जो प्रेरक शक्ति है, मोटिवेशनल फोर्स की। तो ये पहला नक्षत्र है पूरे अभी तक जितने हमने अभी तक देखे, ये हर स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर पर इसमें तमस या तमोगुण की बहुत अधिकता है, सक्रियता है। और जब तमोगुण बहुत ज़्यादा होंगे तो अहम भी बिल्कुल कठिन दौर से गुजरेगा। और जब तो गुजरेगा नहीं तो उसे अपने को जानना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए उसे स्वयं पर बहुत सारी पाबंदियां लगानी पड़ती हैं, अपने अहम में मूलभूत परिवर्तन करना पड़ता है। और जब तक वो परिवर्तन नहीं करता उसका स्वयं से साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो इस नक्षत्र की हर नक्षत्र की खूबी भी है। अब इसके जो प्रतीक हैं बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। इसका जो प्रतीक है मोती है और दूसरा सर्प है। मोती दोनों में विरोधाभास है। मोती अलग है, मोती आकर्षण है जो भौतिक चीज़ों के सुख लगाव देता है, और सर्प जो है वो आपको भय पैदा करता है। तो दोनों के बीच में आदमी डूबा हुआ है। तो एक तरफ वो लालायित है कि मुझे सब कुछ सुख प्राप्त करना चाहिए, भौतिक संपदा होना चाहिए, मेरे को भोग विलास होना चाहिए, मेरे को हर तरह के स्थिति से गुजरना चाहिए। और उधर सर्प है, सांप है जो कांस्टेंट अपना फन लेकर खड़ा हुआ है। तो इस पूरे में आदमी दोनों ही दौरों से गुजरता है। और अगर इसमें इसके बाद भी ना हो पाए तो फिर आपका जो त्वस्त्र है, जो आपका विश्वकर्मा है, तो उसके पास में और विधि है। वो कहता है अगर आप ऐसे नहीं बदलते तो मैं आपको आपके चित्र को ठीक से करने के लिए मेरे पास अलग भी तरीका है, मैं आपकी काट छाँट करता हूँ। तो ये काट छाँट ना तो यहाँ त्वस्त्र करता है ज़िंदगी में, ना कोई और करता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस उससे आदमी को गुजरने पर मजबूर कर देते हैं। और जो इसकी प्रेरणा शक्ति है वो है वासना भी है। तो वासना जो है आत्मा में जो अज्ञान होता है, अज्ञान के अंध कुएं में ढकेल देती है। तो वहाँ पर तमोगुण जो हैं पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। और जब उसमें एक्टिव हो जाते हैं तो व्यक्ति उसमें पूरी तरह से जकड़ जाता है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के जो गुण और व्यक्तित्व क्या है। और यहाँ पर हम जो पहला चीज़ है, हम कह रहे हैं आपकी ताकत क्या है। तो कॉम्बिनेशन पहले समझ लें
तो आपकी ताकत जो आपकी आपकी प्लस पॉइंट है क्या है। तो यहाँ पहला जो हमको मिलेगा कॉम्बिनेशन वो चित्रा, मंगल और बुध का है। जब इस समन्वय को हम समझते हैं तो यहाँ पर आदमी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार है और वो तूफानों से भी लड़ने को तैयार है, और उसकी आंतरिक जो शक्ति है वो बाहर आना चाहती है, व्याकुल है, वो बहुत अपने आप में बहुत अनरेस्टफुल है कि मैं जितनी बाधाएं हैं वो मेरा किसी तरह से अभिन्न अंग बन चुकी हैं और उससे मुझे निकलना है। और इस प्रक्रिया इस पूरे प्रोसेस से निकलने के लिए कई बार वो स्वयं को अकेला भी महसूस करता है और उसे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर समुद्र मंथन होगा, जब समुद्र मंथन होगा तो फिर रत्न प्राप्त होंगे, तो वो घनघोर परिश्रम होगा और हर तरह की यातना मुश्किल होगी मानसिक स्तर पर, और वहाँ से फिर उसको जीवन का रहस्य प्रकट होगा। तो जीवन के जो रहस्य हैं उनको जाने बिना तो ये नक्षत्र भी आपको चैन से बैठने नहीं देगा। तो आपको जानना पड़ेगा, अपना सही चित्र देखना होगा, और जब आप अपना सही चित्र देखेंगे तब फिर आपका वहाँ से बदलाव की यात्रा शुरू होगी। लेकिन अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जिन लोगों का नक्षत्र चित्रा, मंगल और शुक्र का जो समन्वय बनता है तो वो एक अलग तरह की स्थिति को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास है, यहाँ पर विवेक भी है और एक्सपीरियंस करने की क्षमता भी है, अनुभव करना है। और यही कारण है कि इस नक्षत्र समूह में जो मुश्किल है वो रहस्यमय दोनों तरफ है। एक मानसिक स्तर पर आप यातना से गुजरते हैं और दूसरा फिजिकल स्तर पर भी आप डिप्राइव हो जाते हैं। तो जब दोनों लेवल पर, मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर आदमी अपने करने से डिप्राइव होता है, हमने खुद ही पंगा लिया, हम खुद ही फंस गए, तो वहाँ पर उसको समझ में आता है कि ये तो दोनों तरफ गड़बड़ हो गई। मेरी जो सोच थी उससे भी मैं मारा गया और जो मेरे एक्शन थे वो उससे भी मैं फंस गया। तो वहाँ पर वो अपने को अनुशासित करता है, ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि उसे लक्ष्य संधान तो करना है, उसे अपना चित्र तो सही देखना है। अभी तो उसका चित्र धुंधला था, धुंधला क्या था, बिगड़ा हुआ था। फिर वो पूरी ताकत लगाकर अपने को जानना चाहता है और पूरे धैर्य के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरी चेतना के साथ जब वो आगे बढ़ता है तो यहाँ जो नक्षत्र का स्वामी मंगल है वो भी मददगार हो जाता है। कहता है कि चलिए अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन राह तो हमको पानी है, सफल तो हमको होना है, असफल हम रह नहीं सकते और असहाय बहुत लंबे समय तक भी नहीं हो सकते। तो फिर वो आदमी इन स्थितियों से गुज़रता है और यह जो पूरे समन्वय हैं उससे अपने को सफलता की ओर आगे बढ़ाता है। और जो लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उन्हें कीमत तो चुकानी पड़ती है, लेकिन उस कीमत चुकाने के बाद जब वो मुक्त होते हैं तो एकदम से मुक्त हो जाते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो सारी घटनाएं हैं ये अक्सर योगी लोगों के सामने आती है। योगी लोग जब योग में जाते हैं तब उनको हर तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। वो अपने जितने संस्कार हैं उनसे जुदा होना चाहते हैं, और वर्तमान से जुदा होना चाहते हैं, और फिर अहंकार से जुदा होना चाहते हैं। तो वो फिर जब पूरा प्रोसेस है तो यहाँ व्यक्ति को मानसिक और भौतिक स्तर पर जब उसको दोनों जगह से झगड़ा हुआ मालूम पड़ता है, वो लगता है कि मैं फंस गया और इस पूरे प्रोसेस में मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें हुई, इतनी बाधाएं हुई और मेरे को उसकी पूरी कीमत भी चुकानी पड़ी। तो यहाँ पर आदमी अपने भीतर ही वो टूटता भी है और बिल्कुल उसका बिल्कुल ऐसा लथपथ होकर बैठ जाता है। तब उसका साक्षात्कार उसके अपने स्वयं होता है। फिर वो तपश्चर्या की ओर जाता है। फिर वो कदाचित वो नहीं करना चाहता जो उसके ज़िंदगी में हुआ। फिर वो चुनौतियाँ खुद देता है और उन चुनौतियों का पूरी ताकत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ उनको जब उनका सामना करता है। और जो लोग बौद्धिक स्तर पर रुचि लेते हैं, फिर ये बौद्धिक स्तर पर रुचि भी लेते हैं कि मेरी बुद्धि में ऐसा क्या हुआ था जो मैं गर्त में चला गया। तो पहले बुद्धि गर्त में गई, फिर पूरा अस्तित्व गर्त में गया। तो फिर वो अपनी वहाँ ऊर्जा को संभालने का प्रयास करता है। जब वो संभालने का प्रयास करता है तो उसको समझ में आता है कि यस, मुझसे मिस्टेक हुई और इस मिस्टेक को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो उस अवस्था में फिर वो अपने को आने लगता है। चाणक्य ने कहीं कहा था कि पहली गलती जो करता है वो व्यक्ति है, और दूसरी करता है वो सूअर है, और तीसरी जो करता है उसकी मैं बात नहीं करता।
और जब ऐसी अवस्था में व्यक्ति आता है तो वो जो भी दुनियावी उसके लक्ष्य होते हैं, जो भी वो पाना चाहता है, जब वो पूरी ताकत लगाता है तो फिर वो अपनी छवि में सुधार करता है और वहाँ पर उसे आत्म तुष्टि भी चाहिए और वो स्वयं एक प्रेरक बनकर लोगों के सामने आता है। वो स्वयं एक मोटिवेशनल फोर्स औरों के लिए हो जाता है कि मेरा जो हुआ, मेरी सोच ने और मेरे एक्शन ने मुझे एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया, जो मेरा लेवल था नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मैं उन सब सुखों को लात मारकर बिल्कुल उनसे बाहर निकलकर और अपने को अलग तरह से दिखता है। तो वहाँ फिर वो स्वयं से उसको उपलब्धियों का एहसास होता है। वो लोग भी उसके जूझने की और उसके लड़ने की और उसके संघर्ष के माध्यम की तारीफ़ करते हैं और फिर वो अपने माहौल, अलग माहौल बनाता है और जिस भी लेवल का व्यक्ति हो फिर उसकी पहचान अलग तरीके से होती है। और जब वो इस तरह से करता है, अपने को निकालता है, तब उसको लगता है कि और भी लोग फंस जाते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। औरों को भी कहीं ना कहीं इस तरह के जो इंस्टिंक्ट्स हैं उससे वो प्रेरित होकर कहीं ना कहीं फंसते हैं। तो ये औरों के लिए भी दयालु हो जाता है, काइंड हो जाता है, उनकी मदद करता है। फिर इसका प्रभाव औरों के ऊपर भी होता है और फिर ये इसमें एक लीडर की क्षमता भी आना शुरू हो जाती है। तो वहाँ ये एक उपचारक हो जाता है, एक फिजिशियन हो जाता है। नॉट लिटरली डॉक्टर नहीं, लेकिन जिस फील्ड में होगा वहाँ लोगों को ये मददगार भी सिद्ध होगा। आपकी जो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं उसमें से एक सेक्स है। सेक्स एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए और शायद आप सेक्स को हर तरीके से अनुभव करना चाहते हैं। उस अनुभव में आपको आपका जो अनुशासन है वो तो होता नहीं, तो वहाँ पर पूरा पतन होने की संभावना हो जाती है। और भोग विलास में अगर आप आकंठ डूब जाएंगे या जुनून की हद तक चले जाएंगे तो फिर पतन तो निश्चित है। वहाँ से पतन के दौर से गुजरना पड़ेगा। और जब एक बार आप वहाँ पतन में जाएंगे फिर आपको अपना एहसास होगा कि मैं क्या था और मैं क्या हो गया। और जब ऐसा होगा तो फिर आदमी पहले तो आत्म केंद्रित हो जाता है, अहमवादी होकर इन सब झंझटों में फंस जाता है, अपने ईगो के साथ चलता है। फिर वो एक समय आकर वो अपने पर अंकुश लगाता है, अपने को एक अनुशासन में बांधता है। और जब वो अनुशासन में बांधता है तो वहाँ से उसके जीवन की एक नई राह प्रारंभ होती है और एक जीवन एक नए तरीके से प्रारंभ होता है। जितने नक्षत्र हैं वो हमको हर तरह का अनुभव कराते हैं, अच्छा बुरा। और चूँकि हम अपने से इतने बंधे होते हैं अपने प्रारब्ध से या अपने संस्कारों से या अपने आदतों से, तो हम बहुत समय तक समझ नहीं पाते। यही इस नक्षत्र की मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जब आप अपने पतन की यात्रा खुद ही तय करते हैं तो फिर तब तक आप मानेंगे भी नहीं जब तक आपका पतन ना हो जाए। और पतन जैसे ही होता है वहाँ से वापस आना होता है तो फिर आदमी जो उसकी विध्वंसक प्रवृत्ति है उससे दूर होता हुआ, स्वयं को पहचानता हुआ, अपना सही चरित्र चित्रण अपने को स्वयं प्रदान करता है। और फिर वो एक संवेदनशील होकर एक नए तरह का व्यक्ति होता है जिसको लोग आसानी से फॉलो भी करते हैं और उसको अपने पूरे इस यात्रा पे गर्व होता है। आजकल हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं और नक्षत्र मेडिटेशन एक बहुत नई टेक्निक है जिसको हमने ईजाद किया है, खोजा है और हम बहुत जल्दी इसको शुरुआत कराना चाहते हैं। इस नक्षत्र टेक्निक का जो पूरा प्रोसेस है, जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं वो नक्षत्र हमको हर महीने मिलता भी है। और जब हम नक्षत्र के साथ मेडिटेशन करते हैं, आकाश में वही नक्षत्र वही माहौल हो, तो फिर हमारा ध्यान बहुत जल्दी स्वयं पर केंद्रित हो जाता है। जब हम स्वयं को समझना शुरू करते हैं तो फिर आकाश हमको हमारे सामने एक नया चरित्र चित्रण पेश करता है। वहाँ हम अपने को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और एक सुखद बदलाव भी जीवन में ला सकते हैं। तो बहुत जल्दी हम प्रारंभ करने वाले हैं, आप भी जुड़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।